नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चे, जिस हम चैप्टर को पढ़ रहे थे, पहले हम अपने चैप्टर का नाम जानेंगे, संविधान की विशेषताएं। मैं आपको संविधान की विशेषताएं बता रहा था, तो चलिए अब संविधान की विशेषताओं में हम उसके लक्षण को, कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको मूल अधिकार अच्छे से समझाया था। सभी बच्चे याद रखिएगा, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार मैंने कहा था। आज हमें अगली विशेषता में समझना है मूल कर्तव्य। यहाँ सभी बच्चे याद रखेंगे क्या समझना हमें, मूल कर्तव्य। क्लियर है? तो बच्चे मैंने कहा है मूल कर्तव्य, याद रखिएगा, मैंने अधिकार नहीं, मैंने कर्तव्य कहा है, मूल कर्तव्य। क्लियर है? तो चलिए हमारी अगली विशेषता है मूल कर्तव्य। तो समझते हैं पहले बच्चे मूल कर्तव्य है क्या। क्लियर है? लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि मूल कर्तव्य कहाँ दिया गया है। तो सभी लोग याद रखेंगे, संविधान के भाग 4 के 1 में। देख रहे बच्चे, संविधान भाग 4 के 1 में, और अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 51 के 1 में। इस बात को नहीं भूलिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ है, तो हम बोलेंगे कि भाग 4 के 1 में, और या दूसरा अनुच्छेद 51 के 1 में। स्पष्ट है? ठीक। लेकिन बच्चे सबसे पहले एक प्रश्न है, हमें यह समझना है कि क्या भारत के संविधान में, जो मूल संविधान था, यानी जब संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया था, तो क्वेश्चन ये है कि मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में क्या मूल कर्तव्य शामिल थे। प्रश्न पर ध्यान से सुनिएगा बच्चे, क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे? तो इसका आंसर है नहीं। सभी लोग याद रखेंगे, हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। पूरी बात समझ में आई? चलिए बच्चे इसको सीखना शुरू कीजिए, फिर मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। याद रखना है हमें कि मूल संविधान में मूल संविधान मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भूलेंगे नहीं। क्लियर है? कि जो हमारा मूल संविधान था, अगर हम अपने मूल संविधान की बात करें बच्चे, तो हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल ही नहीं थे। यानी हमारे जो मेन संविधान है उसमें तो मूल कर्तव्य है ही नहीं, तो फिर ये आया कैसे? क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1976 में। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा, अनुशंसा, सिफारिश या कहने पर। तो याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10, क्या बच्चे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। आप इस बात को नहीं भूलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, कि हमें पहले यही नहीं पता कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य शामिल नहीं था। तो यहां आपको याद रखना है बच्चे कि जो हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे बच्चे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इस बात को याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्लियर है? लेकिन बच्चे इसमें आपको और भी कुछ सीखना है। किंतु 86वां, कौन सा बच्चे? 86वां संविधान संशोधन, किंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 में, याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां, क्लियर है बच्चे, 11वां
मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्लियर है। अतः वर्तमान में, यानी बच्चे आज, अतः वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो हम क्या कहेंगे, अतः वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। आप इस बात को नहीं भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और इसमें क्या 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया बच्चे। और आज कितना मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य है। लेकिन प्रश्न है कि 11वां मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे बच्चे, जो 6 से 14, याद रखिएगा कितना बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा से संबंधित है, बालकों के लिए शिक्षा से संबंधित है। क्लियर है। तो ये आपको मैं अभी 10 मूल कर्तव्य बताऊंगा बच्चे, लेकिन याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो किसके लिए था? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, उसके लिए किससे संबंधित है बच्चे? शिक्षा से। इन पूरी बातों को नहीं भूलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाई हुई है। क्लियर है। मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, किंतु फिर 86वां संविधान संशोधन हमने 2002 में किया बच्चे, इसमें 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। और आज हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। और बच्चे जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 6 से 14 वर्ष के उम्र के बालकों के लिए है, उनकी शिक्षा के लिए। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए मैं मिटाऊं इसे, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पूरी बात क्लियर है बच्चे? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ना बच्चे, अब प्रश्न है कि मूल कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो याद रखेंगे कि मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य किससे लिया गया है बच्चे? रूस के संविधान से लिया गया है। पूरी बात याद रखेंगे आप। तो मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो हम कहेंगे कि मूल कर्तव्य जो है बच्चे रूस के, भारत का करीबी मित्र देश है बच्चे एशिया में, तो याद रखेंगे कि यह रूस के संविधान से लिया गया है। अब समझते हैं बच्चे कि दरअसल मूल कर्तव्य होता क्या है और ये किसे मिला है। तो सभी लोग याद रखेंगे बच्चे, देखिए जो मैं लिख रहा हूं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। भारत के लोगों से, भारत के लोगों से यह, भारत के लोगों से यह आशा की जाती है, भारत के लोगों से यह आशा की जाती है कि वे संविधान द्वारा दिए गए, कि वे संविधान द्वारा दिए गए कुछ कर्तव्यों का पालन करें, कुछ कर्तव्यों का क्या करें बच्चे? पालन करें। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे आपको याद रखना है कि भारत के लोगों से आशा की जाती है कि संविधान द्वारा दिए गए आप कुछ कर्तव्यों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। यानी स्वतंत्रता के बाद बच्चे आपको अधिकार दिया गया, वो मौलिक अधिकार था, लेकिन मौलिक अधिकार के साथ ही संविधान ने आपको कुछ कर्तव्य भी दिए। और याद रखिएगा कि संविधान ने आपसे आशा किया है बच्चे, होप किया है, उम्मीद लगाया है आपसे कि आप संविधान द्वारा दिए गए कुछ कर्तव्यों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। बच्चे ये आशा की जाती है। और याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य आपके लिए, मूल कर्तव्य जो है बच्चे बाध्यकारी, मूल कर्तव्य बाध्यकारी एवं दंडात्मक नहीं है। मूल कर्तव्य बाध्यकारी एवं दंडात्मक नहीं है। पूरी बात समझ में आ गई? आप इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे
कि भारतीय संविधान ने जो आपको मूल अधिकार दिया है न तो वो बाध्यकारी है और न ही तो वो दंडात्मक है, क्योंकि आपसे आशा की जाती है कि आप इन कर्तव्यों का पालन कीजिए। न तो आपको फोर्स किया जाएगा, बाध्य किया जाएगा, और नहीं अगर आप बच्चे नहीं कर मानते हैं तो न तो आपको दंड दिया जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, मूल कर्तव्य किसी भी सूरत में बाध्यकारी और दंडात्मक नहीं है। तो क्या ये वाद योग्य है? याद रखिए बच्चे, मैंने आपको समझाया था कि जो भी आपको दिया गया है वो वाद योग्य है, लेकिन आप यहां ध्यान से देखिए कि ये बाध्यकारी और दंडात्मक तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? सभी बच्चे याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। समझ में आया बच्चे? क्यों? क्योंकि ये बाध्यकारी और दंडात्मक नहीं है, इसलिए मूल कर्तव्य जो है बच्चे वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है इसका मतलब है न्यायपालिका में नहीं आता, न्यायपालिका में नहीं आता। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमें इस बात को याद रखना है कि भारत के संविधान ने बच्चे आपको मूल कर्तव्य दिए हैं और आपसे आशा किया है कि आप उन कर्तव्यों का क्या करें? पालन करें। देखिए, आपको अधिकार तो मिला ही है, पर अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी है, ताकि ये देश आपका है, आप कुछ कर्तव्यों का क्या करें? पालन करें। और अगर आप पालन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हैं तो बच्चे याद रखिएगा, न तो ये बाध्यकारी है और न तो ये दंडात्मक है, और मूल कर्तव्य वाद योग्य भी नहीं है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? जैसे मैं आपको मूल कर्तव्यों का एग्जाम्पल देता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मूल कर्तव्य है बच्चे कि आप अपने देश के झंडे का सम्मान करें, आप जानवरों के प्रति हिंसा नहीं करें, आप बड़ों का सम्मान करें, आप स्वतंत्रता संग्राम से सम्मान करें, आप विज्ञान प्रौद्योगिकी का सम्मान करें, देश के नेतृत्व का सम्मान करें, देश की अखंडता और एकता का सम्मान करें। तो बच्चे अगर ऐसी राष्ट्रीय स्मारक जो है उनका सम्मान करें। तो याद रखिए बच्चे, अगर ये चीजें हैं तो ये तो हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि वाकई हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे हमारे देश की, हमारे राष्ट्रवाद की, हमारी राष्ट्रीयता की भावनाओं को चोट पहुंचे या आहत पहुंचे। तो याद रखिएगा, यही मूल कर्तव्य है जो संविधान ने बच्चे आपसे आशा किया है कि प्लीज आप इन कर्तव्यों का पालन करें, ताकि हमारा संविधान का मार्ग प्रशस्त हो और वाकई भारत एक प्रगतिशील देश है और अधिकार और कर्तव्य दोनों के साथ हम एक नई पहचान, नई शख्सियत हासिल करें। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, तो अब मैं मिटाता हूं। हमने मूल कर्तव्य को बखूबी सीखा है, अब हमें सीखना है बच्चे अगली विशेषता की ओर। यहां से पूरी बात क्लियर है? ओके। बच्चे अगला जो हमारी विशेषता वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्लियर है? एक चीज याद रखिएगा, हम इसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव। हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, और इसको शॉर्ट में बच्चे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीपीएस। भूलेंगे नहीं, शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं इसको? डीपीएस। तो चलिए, हमारी अगली विशेषता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना है बच्चे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। पहले तो आपको यह याद रखना है बच्चे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है बच्चे आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व की पूरी बात की गई है। चलिए बच्चे समझते हैं पहले कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया है। तो याद रखना है बच्चे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है
यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह आयरलैंड के क्लियर है। तो भूलिएगा नहीं बच्चे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये हमने कहां से लिया है, तो ये हमने आयरलैंड के सिद्धांत से लिया है। अब बच्चे चलिए समझते हैं पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। देखिए क्या लिखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी किसके बच्चे, राज्य के। याद रखेंगे यह भारत के लोगों के लिए नहीं है, ना तो भारत के नागरिकों के लिए है बच्चे, ये किसके लिए है, ये राज्य के लिए है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो डीपीएस है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डीपीएस राज्य को दिया गया है। डीपीएस किसको दिया गया है बच्चे, राज्य को दिया गया है। इसका मतलब है यह भारत के लोगों को नहीं है, ये भारत के लोगों को है ही नहीं, ये किसे दिया गया है, राज्य को, यानी शासन को, यानी देश को, यानी कि सरकार को। तो बच्चे जरा सोचिए कि डीपीएस अगर राज्य को दिया गया है तो क्या ये वाद योग्य है। सोचिए तो, मैंने कहा था ना जो मुझे मिला है वो वाद योग्य है, ये तो राज्य को मिला है, मुझे तो मिला ही नहीं है। इसका मतलब है यह वाद योग्य नहीं है। तुरंत याद रखिएगा बच्चे कि डीपीएस वाद योग्य नहीं है। देख रहे हैं, अगर वाद योग्य नहीं है इसका मतलब है बच्चे न्यायपालिका में नहीं आता, न्यायपालिका में नहीं आता। पूरी बात समझ में आ गई। तो बच्चे तरीके से सीखते चलिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कुछ भी नहीं रटना, बस जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझते चलिए। इस चैनल पर पूरी मेहनत की जाएगी। प्लीज बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना। अब यहां देखिए डीपीएस वाद योग्य नहीं है, इसका मतलब है यह न्यायपालिका में नहीं आता क्योंकि ये राज्य को दिया गया है। अच्छा, अब बच्चे राज्य को क्यों दिया गया है, तो याद रखेंगे कि डीपीएस कहता है, यहां सभी बच्चे याद रखिएगा, डीपीएस के अनुसार, देख रहे हैं बच्चे, डीपीएस के अनुसार भारत, देखिए डीपीएस ने भारत को क्या बना दिया, डीपीएस के अनुसार भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। पूरी बात समझ में आई। तो बच्चे याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ने भारत को क्या बना दिया है, तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नहीं भूलिएगा बच्चे। तो हमें याद रखना है कि जो हमारा देश भारत है बच्चे, वो डीपीएस के अनुसार, नीति निर्देशक तत्व के अनुसार क्या है, तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। अब समझते हैं कि डीपीएस ने कैसे भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया। याद रखना है बच्चे कि डीपीएस महान आदर्श भी हैं, डीपीएस संविधान के महान आदर्श हैं। डीपीएस संविधान के क्या हैं बच्चे, महान आदर्श हैं, महान आदर्श हैं। तो हमने ये भी देखा कि डीपीएस को ये कहा जा रहा है कि डीपीएस जो है वो संविधान का क्या है, महान आदर्श है। लेकिन कैसे महान आदर्श है, क्या है भाई डीपीएस में जो ये कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो बच्चे पहले मैं इसे मिटाऊं, फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्यों इसे महान आदर्श कहा गया और इसमें क्या क्या बात है और किस तरीके से भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। पूरी बात समझ में आ गई। चलिए मिटाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिर चलिए अब यहां सभी बच्चे ये क्लियर कीजिएगा, स्पष्ट है। याद रखेंगे डीपीएस में नीतियां हैं, क्या है बच्चे, नीतियां हैं। डीपीएस में नीतियां हैं तथा राज्य से यह आशा की जाती है, तथा राज्य से यह आशा की जाती है, राज्य से यह आशा की जाती है कि राज्य अपनी नीतियों का निर्माण, राज्य अपनी नीतियों का निर्माण डीपीएस के
राज्य अपनी नीतियों का निर्माण डीपीएस के आधार पर करे तथा भारत में सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना करे, जिससे क्या आ जाए बच्चे, भारत में समाजवाद आ जाए। पूरी बात समझ में आ गई? तो यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि अब हम समझते हैं डीपीएस में क्या है बच्चे। तो डीपीएस में कुछ नीतियां हैं और राज्य से यह आशा की जाती है कि राज्य अपनी नीतियों का निर्माण डीपीएस के आधार पर करे। यानी बच्चे भारत सरकार कोई भी नीति, कोई भी पॉलिसी बनाती है वो किसके आधार पर बनाती है बच्चे? डीपीएस के आधार पर बनाती है, नीति निर्देशक तत्व के आधार पर बनाती है, तथा भारत में किसकी स्थापना करती है? सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना करती है और इससे समाजवाद का मार्ग क्या हो जाता है बच्चे? प्रशस्त हो जाता है। तो आप सभी बच्चों को ये बात याद रखनी है कि डीपीएस में कुछ पॉलिसीज हैं बच्चे, कुछ नीतियां हैं और राज्य से यह आशा की जाती है कि राज्य अपनी जो भी योजना बनाए, जो भी परियोजनाएं बनाए, वो सब किसके आधार पर बनाए बच्चे? डीपीएस के आधार पर करे। और जब डीपीएस के आधार पर करेगा तभी तो भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की क्या होगी बच्चे? स्थापना होगी और इसी से समाजवाद का मार्ग क्या होगा? प्रशस्त होगा। अब जरा समझते हैं कैसे। बच्चे याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 के बीच है, उसमें यह कहा गया है कि राज्य लोगों को रोजगार देगा। लोगों को क्या देगा? रोजगार देगा। तो जैसे बच्चे अगर मान लीजिए मैं जानता हूं डीपीएस को, तो मैं तो सीधा कोर्ट में जाऊंगा और कहूंगा कि डीपीएस में लिखा है कि राज्य मुझे रोजगार देगा, पर कोर्ट कहेगी ये वाद योग्य नहीं है, ये न्यायपालिका में नहीं आता क्योंकि ये आपको नहीं दिया गया है। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, चलिए मुझे नहीं दिया गया है पर राज्य को तो दिया गया है। तो वो बोलेंगे हाँ राज्य को दिया गया है और राज्य व्यवस्था करेगा। और राज्य ने क्या व्यवस्था किया बच्चे? मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार, बच्चे आपने सुना है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो है, तो ये मनरेगा क्या है बच्चे? ये रोजगार ही तो है। तो क्या ये आर्थिक लोकतंत्र नहीं है? क्या भारत सरकार सामाजिक बीमा कार्यक्रम नहीं चलाती? क्या ये आर्थिक लोकतंत्र नहीं है? जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, बच्चे ग्रामीण सड़क परियोजना, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना, ये जितनी भारत सरकार की परियोजना है बच्चे, विधवा महिला पेंशन परियोजना, ठीक है, तो ये जितने भी परियोजनाएं भारत सरकार बनाती है वो किसी एक क्षेत्र या एक व्यक्ति के लिए थोड़ी बनता, वो तो पूरे भारत के लिए बनता है बच्चे, सभी के लिए बनता है। तो याद रखना है कि भारत सरकार अपनी जो भी नीतियां बनाती है बच्चे, वो सब किसके आधार पर बनाती है? तो वो सब बनाती है वो इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार पर। तभी कहा गया है कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है बच्चे, वो संविधान का क्या है? महान आदर्श है और उसी महान आदर्श पर सारी नीतियां बनती है। और मैंने आपको पहले ही कहा है बच्चे कि भारत क्या है? भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, यानी भारत की जो भी नीतियां होगी वो लोक कल्याण पर होगी, उसमें किसी तरह का भेद नहीं होगा। और जब भेद नहीं होगा बच्चे तभी तो समाजवाद होगी, और समाजवाद होगी तो सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना भी हो जाएगी। तो बच्चे जैसा मैंने समझाया बस इसे आप याद रखिए। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे, आईएएस हो या क्लर्क हो बच्चे, आप तुरंत प्रश्न को बना लेंगे। बस ट्रिक याद रखिएगा कि यह राज्य को मिला है, भारत सरकार को मिला है, ताकि राज्य जो है लोगों के लिए ऐसी नीतियां बनाए बच्चे, तभी तो लोकतंत्र साकार होगा। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए मैं इसे मिटाता हूं, फिर हम अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। ओके, बच्चे अब हमारी अगली विशेषता, यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा। हमारी अगली विशेषता है विस्तृत एवं व्यापक संविधान। विस्तृत एवं व्यापक संविधान। विस्तृत एवं व्यापक
संविधान। क्लियर है? तो चलिए बच्चे समझते हैं कि ये विस्तृत एवं व्यापक संविधान होता क्या है। पहले हमें इसे समझना है बच्चे कि विस्तृत एवं व्यापक संविधान होता क्या और इसका मतलब क्या है। तो पहले एक बात याद रखेंगे बच्चे, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो याद रखना है बच्चे, अगर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो याद रखेंगे कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, याद रखना है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि भारत का संविधान ही विश्व का सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान है। और इस बात को भी याद रखना है कि भारत का संविधान क्या है, संघात्मक संविधान है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें न केवल भारत का बल्कि उसके राज्यों का भी संविधान शामिल है। तो बच्चे याद रखिएगा कि भारत के संविधान में न केवल भारत का बल्कि उसके राज्यों का भी संविधान शामिल है। इसलिए आप समझ सकते हैं ये संघात्मक संविधान है और सबसे बड़ा क्या हो जाता है, संविधान हो जाता है। तो हमें याद रखना है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत का संविधान बच्चे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि ये क्या है, संघात्मक संविधान है। लेकिन इतना तो हम समझ गए, पर जरा मूल संविधान की बात करते हैं। क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा कि जो हमारा मूल संविधान था, पहले हम उसकी रूपरेखा की बात करेंगे। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने आर्टिकल हैं बच्चे? 395 अनुच्छेद थे। 8 अनुसूचियां हैं। 8 क्या हैं? अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। कितने बच्चे? 22 भाग हैं। इस बात को आप लोग सभी लोग याद रखेंगे कि जो हमारा मूल संविधान है, जो हमारा क्या है बच्चे, मूल संविधान है, उस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। क्लियर है बच्चे? 395 क्या है? अनुच्छेद हैं। ओके, ये देखिए 395 अनुच्छेद हैं और क्या है, 8 अनुसूचियां हैं और 22 क्या है, भाग है। क्लियर हो गया? तो बच्चे हमने देख लिया कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग है। किंतु वर्तमान में थोड़ा वर्तमान की बात कीजिए बच्चे। किंतु वर्तमान में लगभग 460 अनुच्छेद, वर्तमान में कितने बच्चे? लगभग 460 अनुच्छेद। क्लियर है? लगभग 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां, 25 भाग एवं 104 संविधान संशोधन है। 104 क्या है बच्चे? संविधान संशोधन है, जिससे पता चल रहा है बच्चे कि भारत का संविधान कितना बड़ा संविधान है। तो इस बात को सभी लोग याद रखना है कि वर्तमान में 460 अनुच्छेद है, लगभग 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और 104 क्या है? संविधान संशोधन है। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि भारत का संविधान क्या है बच्चे? एक प्रगतिशील संविधान है। इसमें लचीला संविधान के भी लक्षण है, कठोर संविधान के भी लक्षण है बच्चे। और हमने देखा कि लचीला संविधान में इसमें परिवर्तन भी, संशोधन भी किए गए हैं और उस प्रगतिशीलता की वजह से आज लगभग 460 से भी ज्यादा अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग और 104 क्या है बच्चे? संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा एवं क्या है बच्चे? व्यापक संविधान है। पूरी बात समझ में आ गई? मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप सबों का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू क्लास। और बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की। इस चैनल पर पूरी मेहनत की जाएगी आपके लिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू क्लास।